फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 3 मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम इसमें बात करेंगे फोर्स कांस्टेंट के बारे में, बल नियतांक के बारे में। जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था उसके आगे का टॉपिक है आपका, और इस पे आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट भी देखेंगे, और आपको HCl जैसे अणुओं का बल नियतांक कैसे निकाला जाता है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो देख सकते हो किसी बंध के बल नियतांक से आप क्या समझते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा बंध का बल नियतांक कैसे ज्ञात किया जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम आसानी से पूरा क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तो चलो देखते हैं फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक के बारे में। ठीक है, तो देखो बल नियतांक के बारे में जानने से पहले आपको इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ा था हमने, और जो हुक का नियम पढ़ा था, ठीक है, हुक्स लॉ के बारे में, वो भी देख लेना। ठीक है, तो जो फोर्स कांस्टेंट है आपका, वो देखो ये आपका के होता है। ठीक है, ये हमने हुक्स लॉ पे देखा था। ठीक है, जो हुक्स लॉ, हुक के द्वारा, जो हुक नामक साइंटिस्ट थे उनके द्वारा जो लॉ दिया गया था, और उससे जो इक्वेशन निकल कर आई थी, उसमें जो के था वही आपका फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक होता है। ठीक है, तो ये बात है। अब देखो इस पे बताया क्या गया, फोर्स कांस्टेंट पे आपके दो मॉलिक्यूल ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी दो एटम हमने लिए, सॉरी एटम है ये, ठीक है, परमाणु है, क्योंकि ये आपका मान लो HCl कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसके दो एटम, दो परमाणु H और Cl, यहाँ पे हमने ए और बी ले रखा है तो वही H और Cl। ठीक है, तो मान लो, देखो यहाँ पे मान लो इसका आपका जैसे HCl, वैसे ए बी क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसके दो एटम आपके ए और बी हैं। ठीक है, ए बी क्या, एक मॉलिक्यूल है आपका, एक अणु है, और उसके छोटे छोटे दो परमाणु ए और बी हैं। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, माना एक द्विपरमाणुक मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो लिखा है ना, तो वही चीज़ है कि दो मॉलिक्यूल ए और बी हैं, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ जो है वो एक्स है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या है, एक्स है। तो देखो समझते हैं, हमने आपको बताया था ये बॉन्ड किस, क्या मान के हम लोग चले थे वहाँ पे, आपका जब हुक के बारे में भी पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था बॉन्ड को स्प्रिंग मानते हुए चलना है। ठीक है, स्प्रिंग मानते हुए चलना है, जिससे आपका ये बॉन्ड क्या होगा, स्प्रिंग मानते हुए चलने से। तो इस स्प्रिंग से आपको दो एटम जोड़े गए हैं। ठीक है, H और Cl, इस स्प्रिंग से दो एटम हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये ए और बी, इस ये जो बीच में बॉन्ड है ये किस टाइप का माना गया, स्प्रिंग। अब जब इस स्प्रिंग पे वाइब्रेशन हो, ठीक है, कंपन जब हो, या आप कह सकते हो जब देखो इस टाइप से जब कंपन आपका हो, तो उससे क्या होगा, आपके ये मॉलिक्यूल आगे आएंगे फिर पीछे जाएंगे, जैसे स्प्रिंग खींचोगे ऐसे करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंपन होगा, उस पे कंपन उत्पन्न होगा। देख सकते हो ये आपका, ये मॉलिक्यूल जब इधर आएगा तो ये आगे वाला, मतलब जब कंपन आगे की तरफ होगा तो आगे ए आ जाएगा, और यहाँ पे ये बी अणु यहाँ पे आ जाएगा, और जब फिर पीछे आएगा तो यहाँ आपका फिर विस्थापन होगा, और ए मॉलिक्यूल आपका और इधर आ जाएगा। देख सकते हो ये आपका ए मॉलिक्यूल और उधर बी मॉलिक्यूल, और बॉन्ड लेंथ अब हो गई x2। ठीक है, ये बी मॉलिक्यूल, ये ए मॉलिक्यूल, अब बॉन्ड लेंथ x2 होगी और ऊपर वाले में x1। तो इस टाइप से। ठीक है, तो देखो माना एक द्विपरमाणुक मॉलिक्यूल ए बी, जिसमें ए व बी एटम बॉन्ड से जुड़े हैं, जो कि स्प्रिंग टाइप के हैं। ठीक है, तथा अपनी साम्य स्थिति के सापेक्ष लगातार कंपनशील अर्थात वाइब्रेशन में है। ठीक है, क्या है, वाइब्रेशन में कंपन कर रहे हैं। ठीक है, कंपन समझ रहे होगे, वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे स्प्रिंग खींचो छोड़ दो, खींचो छोड़ दो, ऐसा। ठीक है, तो देखो अब हुक के नियमानुसार नीचे हमने लिखा हुआ है, हुक के नियमानुसार प्रत्यानयन बल जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो F जो होगा प्रोपोर्शनल होगा x के। ये जो x है आपका, इसी के आपके समानुपाती होगा ये जो प्रत्यानयन बल है। x क्या है, एक विस्थापन है। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह देखो यहाँ से हटेगा, ये जो प्रत्यानयन बल है जब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक आएगा k, तो F इक्वल टू हो जाएगा kx। तो F इक्वल टू k, और x की जगह क्या था यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, x की जगह x2 माइनस x1। ठीक है, x की जगह x2 माइनस x1, तो यहाँ पे आपको लिखना है F इक्वल टू k x2 माइनस x1, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेनी है, जहाँ x इक्वल टू x2 माइनस x1 विस्थापन है आपका। ठीक है, और k फोर्स कांस्टेंट अर्थात बल नियतांक डाइन पर सेंटीमीटर में है। ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर में आपका क्या है, बल नियतांक है। तो ये बात आपको बल नियतांक के बारे में समझ में आई। अब देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो द्विपरमाणुक मॉलिक्यूल ए बी के लिए जिनके मास क्रमशः m1 व m2 हैं। ठीक है, ए बी के लिए जिनके मास क्रमशः m1 m2 हैं, जो बंध शक्ति को व्यक्त करने वाली एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं तथा साम्यावस्था के सापेक्ष सरल आवर्त गति करते हैं। इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था अर्थात इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम से जुड़े हुए हैं,
तो देखो कहा क्या गया, दो मॉलिक्यूल आपके हैं, ठीक है। तो देखो आपका ए बी है जो, तो ए बी के लिए आपको क्या लिखना है, कंपन आवृत्ति न्यू नॉट इक्वल टू 1/2 पाई और रूट के अंदर के अपॉन म्यू, ये आपका हुक का नियम है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये समीकरण बताया था, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना जाके, प्लेलिस्ट पे पड़ा है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पे आप जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पे जो म्यू है ये समानित द्रव्यमान रेड्यूस्ड मास है, जिसकी वैल्यू m1m2/m1+m2 होती है। और न्यू नॉट कंपन आवृत्ति थी, ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। आप देखो इतना हो गया। अब यहाँ नीचे लिखते हैं तरंग यांत्रिकी के अनुसार, तो यहाँ लिखा तरंग यांत्रिकी के अनुसार किसी द्विपरमाणु मॉलिक्यूल की कंपन ऊर्जा वाइब्रेशनल एनर्जी EV इक्वल टू V+1/2 न्यू नॉट होती है। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। जहाँ न्यू नॉट आपकी कंपन आवृत्ति वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, EV आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी है, और V आपका कंपन क्वांटम संख्या है, जिसका मान 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है। इतना हो गया आसानी से। EV इक्वल टू V+1/2 न्यू नॉट, ठीक है, और V कंपन क्वांटम संख्या जिसका मान 0 1 2 और इनफाइनाइट तक, ठीक है। आप देखो आगे समझते हैं। इतना तो हो क्या होगा आपका, ठीक है। EV इक्वल टू V+1/2 न्यू नॉट। अब मान लो, अगर देखो यहाँ पे हमने लिखा माना मॉलिक्यूल E1V से E2V, E1V से E2V कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, जिनकी क्वांटम संख्याएं क्रमशः V1 एवं V2 हैं, ठीक है। तब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, E1V इक्वल टू V1+1/2 न्यू नॉट। इसी समीकरण से अब मॉलिक्यूल E1V से E2V कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, इसलिए E1V जहाँ EV था वहाँ E1V कर दिया, V की जगह V1 कर दिया, और इसी प्रकार E2V और V2, तो E2V इक्वल टू V2+1/2 न्यू नॉट, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 5 से समीकरण 4 को घटाने पर, तो E2V माइनस E1V इक्वल टू V2+1/2 न्यू नॉट माइनस V1+1/2 न्यू नॉट। अब यहाँ से आपको H न्यू नॉट को कॉमन ले लेना है, ठीक है। जब H न्यू नॉट कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, V2+1/2 माइनस V1-1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, डेल्टा EV इक्वल टू V2 माइनस V1 H न्यू नॉट, ठीक है। जैसे x2 माइनस x1 को x कर सकते हो या डेल्टा x कर सकते हो, वैसे ही V2 माइनस V1 को डेल्टा V कर सकते हो। तो डेल्टा EV इक्वल टू डेल्टा V H न्यू नॉट, इसे मान लिया समीकरण नंबर 6। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से न्यू नॉट का मान रखने पर, तो देखो न्यू नॉट का मान समीकरण ये जो आपका समीकरण 2 से रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या था, ये वाला, न्यू नॉट इक्वल टू 1/2 रूट में K/म्यू, ठीक है। तो इसी का मान रख देना आपको। देखो डेल्टा V इंटू H और न्यू नॉट का मान रख दिया, इंटू H और न्यू नॉट का मान 1/2 रूट में K/म्यू, ठीक है। आप देखो नीचे से लिखते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम, जो स्पिन सिलेक्शन रूल है, वो डेल्टा V इक्वल टू +1 होता है, किसके, अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए। ये जो डेल्टा V है इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ हमने रखा डेल्टा EV इक्वल टू प्लस का 1 और इंटू में H/2 और रूट में K/म्यू, ठीक है। अब गुणा कर दोगे तो H/2 रूट K/म्यू, ये हो गया समीकरण नंबर 7, ठीक है। इतना हो जाएगा आसानी से। आप देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना करने के बाद अब आपको ऊर्जा तो पता होगी, ऊर्जा का फॉर्मूला E इक्वल टू H न्यू होता है, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा डेल्टा EV इक्वल टू H न्यू नॉट, और न्यू नॉट की वैल्यू होती है C/λ, तो डेल्टा EV इक्वल टू HC/λ, इक्वेशन नंबर 8। देखो आइंस्टीन ने भी बताया था ऊर्जा E इक्वल टू H न्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से EV ऊर्जा हमारे पास, तो इसलिए EV हो गया, और न्यू की जगह न्यू नॉट, तो न्यू नॉट लिख दिया, और न्यू जो आवृत्ति होती है वो आपका C/λ होती है। तो यदि अवशोषित IR स्पेक्ट्रम की तरंग संख्या न्यू नॉट के ऊपर ऐसा आपका बार टाइप लगा हो, मतलब न्यू बार कह सकते हो, तो डेल्टा EV इक्वल टू HC और आपका ये बन जाएगा न्यू नॉट, ठीक है। तो ये आपका न्यू नॉट इक्वल टू होता है 1/λ के इक्वल, ठीक है। देख सकते हो हमने लिखा हुआ है 1/λ के इक्वल, तो यहाँ 1/λ की जगह ही हमने इसको लिख दिया है। 1/λ था ना HC/λ, तो HC छोड़ के 1/λ जो है उसकी जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है। आप देखो इसके इक्वल आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर इसका मान निकाले हम लोग, देखो IR विकिरण की तरंग संख्या ये थी। अब यदि तरंग संख्या की वैल्यू आप निकालो, ठीक है, तरंग संख्या की यहाँ से वैल्यू निकालो तो वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा EV/HC। तरंग संख्या कितनी आ जाएगी, डेल्टा EV/HC, ठीक है। अब ये मान लिया समीकरण नंबर 9। अब डेल्टा EV का मान रख देते हैं हम लोग इसी पे, ठीक है। ये जो आपका समीकरण आया था, ठीक है, न्यू नॉट वाला आपका, ये देख सकते हो डेल्टा EV का मान ये था, इसी का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो डेल्टा EV का मान रखने पर देखो इतना तो था HC, तो
ये आपका h/2 रूट के अपॉन म्यू, तो उसका डेल्टा ई वी का मान हो गया, और एच सी तो पहले से ही है, तो तरंग संख्या इक्वल टू अब क्या आ गया 1/2 रूट के अपॉन म्यू और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसे मान लिया समीकरण नंबर 10, क्योंकि एच से एच कैंसिल हो गया था। ठीक है, आप समीकरण 10 का अगर वर्ग कर दे तो इस देखो तरंग संख्या का वर्ग बटा 1/4 सी स्क्वायर इंटू के अपॉन म्यू। ठीक है, आप देखो यहाँ से k की वैल्यू अगर निकाले तो कितनी आ जाएगी 4 सी स्क्वायर न्यू नॉट का स्क्वायर और म्यू। ठीक है, तो इस टाइप से आप यही समीकरण है आपका जिससे आप फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको ये भी बताएंगे कि HCl के लिए आप इसी फॉर्मूले से कैसे बल नियतांक ज्ञात कर पाओगे, वो भी अभी देखेंगे। तो थोड़ा देख लो ये कैसे किया फिर से एक बार। तो AB के लिए कंपन आवृत्ति का ये फॉर्मूला था आपका। ठीक है, जिसे समीकरण 2 माना। फिर तरंग यांत्रिकी के अनुसार आपका EV इक्वल टू ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे V कंपन क्वांटम संख्या थी। आगे हमने देखा आगे क्या था, देखो यहाँ पे आपको E1V की वैल्यू अलग निकाली, E2V की अलग, दोनों को घटा दिया आपस में, इसलिए डेल्टा EV की जो वैल्यू निकल के आई ये आई समीकरण नंबर 6। ठीक है, इतना निकलने के बाद आपने क्या किया, समीकरण 2 से आपका न्यू नॉट का मान रख दिया। ठीक है, समीकरण 2 से क्या किया, न्यू नॉट का मान रख दिया और आपका आसानी से इतने तक निकल आया। ठीक है, आप डेल्टा EV इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट की जगह C/λ और पूरा सॉल्व कर लोगे, आपका यहाँ नीचे इतना आ जाएगा। और फिर यहाँ पे न्यू नॉट बार अगर हो आपका तो ये पूरा आप तरंग संख्या जो है उसके पदों में निकालोगे तो फोर्स कांस्टेंट का मान ये आ जाएगा। ठीक है, आप बात करते HCl के लिए बल नियतांक की गणना, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट फॉर HCl। ठीक है, आपको यहाँ पे HCl के लिए तरंग संख्या की वैल्यू भी दी गई है 2886 सेंटीमीटर इनवर्स, ये तरंग संख्या की वैल्यू है। तो फॉर्मूला ये निकल के आया था पूरा हमारा। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या नहीं पता, पाई का मान पता है, सी का मान होता है देखो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका सी मतलब वेग है प्रकाश का, सेंटीमीटर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू आपको पता होगी 3.14 होती है, और आपको इसका तरंग संख्या की वैल्यू ऊपर दी ही है, लेकिन हमें यहाँ पे म्यू की वैल्यू समानित द्रव्यमान की वैल्यू नहीं पता, तो वो निकाल लेते हैं। तो म्यू किसका निकालना है, HCl का, तो m1m2/m1 + m2 फार्मूला होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए तो MHMCl/m1 ठीक है, अब m हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1/n0, जहाँ ये n0 अवोगाद्रो संख्या है, और ये 35.5/n0। ऐसा क्यों हुआ, देखो हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है, इसलिए रखा। ठीक है, आप देखो जब μHCl निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो सबकी वैल्यू रख दो, MH की और MCl की भी। तो देखो MH की 1/n0 प्लस 35.5/n0। ठीक है, 1 और 35.5 हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटॉमिक मास है। ठीक है, आप देखो इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना, तो 1 + 35.5/n0। अब ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और आपका देख सकते हो ऊपर बचेगा क्या, देखो यहाँ पे 1 + 35.5 करोगे 36.5 इंटू n0। अब n0 अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 35.5/36.5, और ये वैल्यू रख दो, पूरा सॉल्व करोगे 1.615 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया क्या, समानीत द्रव्यमान हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, अब इसे इसी फॉर्मूले पे रख दो, तो K इक्वल टू क्या फॉर्मूला था 4π², देखो यहाँ पे क्या था 4π² C² म्यू, तो और इंटू में आपका तरंग संख्या का स्क्वायर। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और आसानी से सॉल्व कर लो, तो 4 × 3.14 का स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर और ये 2886 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो 4.8 इंटू 10⁵ डाइन पर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही है बल नियतांक इसका HCl का। तो आसानी से भैया आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक करके ही जाना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।